देखो भाई, यदि अच्छी बीवी मिलेगी तो ऐसा होगा, ठीक है। और यदि गंदी बीवी मिली, झगड़ालू बीवी मिली ना, स्पीकर ऑन करते थे तो वो ये बोला था, वो बोला था, वो बोला था, वो बोला था, वो बोला था, क्यों नहीं करा तूने? ये हमारे प्रकाश भाई ने बी आवारा से हमको टी शर्ट दिलाई थी, और ये बी आवारा से टी शर्ट लेने के बाद हमारी जिंदगी आवारा हो गई है। सो हेलो यू ऑल, कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। एंड आज हम लोग यहां पर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इट्स क्लोजर की क्लास में जो सेकंड लेक्चर है, वो सेकंड लेक्चर हम लोग यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो एक बेसिक सिनेरियो होता है, उस बेसिक सिनेरियो को वहां पर समझने की कोशिश की थी। मैंने तुम लोगों को सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस सब्जेक्ट की जो बेसिक फिलॉसफी है वो क्या होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, एंड रियल लाइफ में ये सब्जेक्ट हम लोगों के कैसे काम में आने वाला है, हमने हमारे स्टूडियो में हमारे जो स्टूडियो मास्टर है मिस्टर कृष्णकांत भाई को यहां पर बुला के समझाने की कोशिश की थी। क्या तुम्हारे आंसू सूख गए भगवान? इसी के साथ साथ यदि तुम लोगों को पता होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 था यदि स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग देखोगे तो। लेकिन हमारी क्लास के अकॉर्डिंग देखेंगे भाई लोग आप लोग, तो वो है हमारा चैप्टर नंबर 1। एंड जहां पे हम लोगों ने बात की थी चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। एंड चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी का मतलब क्या कि आप लोगों के लिए, अभी आप लोग नए नए हो ना एग्जीक्यूटिव में, इसलिए तो आप लोगों के लिए एंड जो बाहर वाले दूसरे भी जो लेमेन है भाई, जिसका लॉ की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जिसने लॉ नहीं पढ़ा है, जो एक बिजनेसमैन है, यदि उससे तुम लोग पूछोगे कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या, तो वो केवल और केवल आंसर करेगा इतना कि मालिक चार्टर डॉक्यूमेंट्स जो होता है वो होता है आपका मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। बट ऑन अदर हैंड एक सीएस स्टूडेंट से यदि हम लोग पूछेंगे कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, वो हम लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ के बताएंगे कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। यदि आप एक कंपनी सेक्रेटरी से पूछोगे कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, तो उसके लिए चार्टर डॉक्यूमेंट्स के मायने जो होते हैं ना भाई, वो अलग हो जाते हैं। वैसे भी आप एक चीज समझना भाई कि जीवन में ना हर चीज के मायने हर किसी के लिए अलग अलग होते हैं। जब आप लोग बचपन की अल्हड़पन वाली एज में होते हो, तब आपके लिए हर एक ऑफर जो होता है ना, हर एक इनविटेशन टू ऑफर जो होता है ना, वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, जब कल में तुम लोग सीएस बन जाओगे, सीएस बनने के बाद अच्छी नौकरी करोगे या खुद का ऑफिस एकदम प्रॉपर सेट कर लोगे भाई, एंड जब लाइफ सेट हो जाएगी, खुद का घर हो जाएगा, खुद की गाड़ी हो जाएगी, एंड जब आपका परमानेंट किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना भाई, समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूं, तब आपकी जिंदगी जीने के जो मायने हैं वो जिंदगी जीने के मायने बदल जाएंगे। तो यार देखो, हमारे लिए हमारा टारगेटेड ऑडियंस कौन सा है? यदि हम लोग कंपनी में जाएंगे तो वहां पर जो हमारा इंटरव्यूअर है या हमारी कंपनी के जो मालिक लोग हैं, जो एम्प्लॉयर लोग हैं, जो डायरेक्टर लोग हैं भाई, हमको उनको बताना है हमको कितना आता है। यदि हम लोग ऑफिस में है, यदि हम लोग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, तो हमको हमारे क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि हमको कितना पता है विथ रिस्पेक्ट टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। एंड साथ ही साथ यदि मैं बात करूं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल से रिलेटेड अपने पर्सनल लेवल पे भाई, कंपनी सेक्रेटरी के लेवल पे, तो उसके पर्सनल लेवल पे भी किसी भी कंपनी का मेमोरेंडम और आर्टिकल जो है वो ड्राफ्ट करते समय उसको बहुत सारी तमाम बातों का जो है वो क्या करना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड मेरे दोस्तों कि ये जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है, इट जस्ट नॉट अ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये केवल और केवल मेमोरेंडम एंड आर्टिकल नहीं है भाई, ये बेसिकली किसी भी कंपनी के पिलर है। जैसे बोलते हैं ना, ये घर बनाने से पहले उसका फाउंडेशन तैयार किया जाता है, उसका पिलर तैयार किया जाता है, एंड जब तक फाउंडेशन पिलर स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपके घर में वो मजबूती नहीं रहेगी। क्योंकि भाई ऐसा बोलते हैं ना कि जब तक सरफेस, जब तक बेस स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक भाई आप उसके ऊपर जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करोगे वो स्ट्रक्चर हमेशा डगमगाते रहेगा। तो एक स्ट्रांग कंपनी बनाने के लिए, एक अच्छी कंपनी बनाने के लिए उसका आर्टिकल और मेमोरेंडम बहुत प्रॉपर ड्राफ्ट होना, उसके हर एक प्रोविजन को सोचकर समझकर, उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होंगे, उन सारी चीजों को हम लोगों को यहां पर समझना पड़ेगा। तो चलो भाइयों, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए डायरेक्टली हम लोग कंटेंट पे आते हैं, हमारी मेन स्क्रीन पर चलते हैं, और मेन स्क्रीन पर चलने के बाद देखते हैं सबसे पहले कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, एंड उस कल का एक बार एक क्विक रिवीजन लेके हम लोग आज का एक नया डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। एंड स्टे ट्यून भाई, बिल्कुल बने रहना, एंड लास्ट तक पूरा इस लेक्चर को एकदम नॉर्मल स्पीड पे देखना। तो आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ना, वो आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली 100% एकदम नई रहेगी, और कुछ नई आप लोगों को यहां पर लर्निंग देके जाएगी। तो देखो, कल हम लोगों ने 2
स्पेसिफिक आइटम की बात करी थी। और भाई ऐसे आइटम वाइटम तो छोड़ दो यार आप लोग। यदि हम लोग बात करें कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, यदि तुम लोगों से कोई भी बोल रहा है कि कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट्स, तो बीइंग अ सीएस स्टूडेंट हमको एक चीजों की क्लियरिटी होनी चाहिए कि चार्टर डॉक्यूमेंट्स का मतलब होता है कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। तो कंपनी का आर्टिकल जो होता है ना, उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं दोस्तों चार्टर डॉक्यूमेंट्स। और मैंने कल तुम लोगों को सेक्शंस बोलना सिखाए थे भाई, और एक सेक्शन का कैसे दूसरे सेक्शन से लिंक है वो भी मैंने आप लोगों को वहां पर बोलना सिखाया था। एंड होपफुली अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से मुझे जितना याद आता है कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ 8 सेक्शंस को डिस्कस किया था। एंड जो 8 सेक्शन थे वो 8 सेक्शन सबसे पहले ऐसे थे कि मैंने 2 वर्ड यूज किए थे आप लोगों के लिए चार्टर डॉक्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट में। और वो जो 2 वर्ड थे उसमें सबसे पहला वर्ड था मालिक मेमोरेंडम, एंड दूसरा वर्ड जो था वो था आर्टिकल। तो मेमोरेंडम को कहां पे डिफाइन किया था? इन्होंने डिफाइन किया था 2 क्लॉज 56 में। एंड जो 2 क्लॉज 56 है वहां पे मेमोरेंडम की डेफिनेशन थी। एंड मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था भाई कि यदि तुमको सस्ते नशे के असर कैसे दिखते हैं, सस्ते नशे के नतीजे क्या होते हैं, वो देखना है तो तुम लोगों को यहां पर मेमोरेंडम की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। यदि तुमको दूसरे सस्ते नशे का नतीजा देखना है भाई, तो वहां पर तुमको आर्टिकल की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में देके रखी है। तो ये तो हो गया 256 मेमोरेंडम एंड 25 आर्टिकल। बट यू नो व्हाट, 256 read with section number 4, read with section number 13, read with section number 15 and 17। बाप रे बाप, मत डरो लाला, मत डरो, आपको आता है, कोई डरने की बात नहीं है। वो तो मैं आपको बोल ही ऐसे रहा हूं, इतनी स्पीड से बोल रहा हूं भाई कि यदि आप पहली बार सुन रहे हो, ध्यान से नहीं सुना हो ना, तो एकदम से ओ भाई ओ भाई ओ भाई ये क्या हो गया, थोड़ा सा अटेंशन बना के रखना पड़ेगा। तो देखो कैसे बोला मैंने आप लोगों को, यदि आपसे कोई भी पूछे व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरेंडम, तो आपको बोलना है मेमोरेंडम मींस सेक्शन नंबर 256 में जो लिखा है वो पढ़ लेना पहली बात। तो रेड विथ सेक्शन नंबर 4 वो भी पढ़ लेना। रेड विथ सेक्शन नंबर 13 जो जो चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, वो सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग होंगे। एंड रेड विथ सेक्शन नंबर 15 एंड 17 जब भी कोई मॉडिफिकेशन करोगे तो वो 2 सेक्शन का आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, सेक्शन नंबर 15 एंड सेक्शन नंबर 17 का करना पड़ेगा। यदि आपसे कोई भी पूछे मालिक कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, तो वहां पे आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देना है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मींस सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 पढ़ लो मालिक, रेड विथ सेक्शन नंबर 5 पढ़ना है, रेड विथ सेक्शन नंबर 14 पढ़ना है, रेड विथ सेक्शन नंबर 15 एंड 17 करना है। मतलब आपको डेफिनेशन मिलेगी 2.5 में, कंटेंट क्या होते हैं वो मिलेंगे सेक्शन नंबर 5 में, चेंजेस कैसे करेंगे यदि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के किसी प्रोविजन को चेंज करना है तो वो मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 14 में। एंड ये जब भी आपने सेक्शन नंबर 14 किया तो 15 एंड 17 तो आपको कंपल्सरीली जो है वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस क्लास की एक खासियत बता दूं आप लोगों को, यदि कोई भी सोचता है कि उसको सेक्शन याद नहीं होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको सेक्शंस भी याद होंगे एंड उसके अंदर का प्रोविजन भी याद होगा। सर आप बड़े ओवर कॉन्फिडेंट लगते हो, सर आप हर चीज में बोलते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में बात क्या है भाई, सीरियसली बोल रहा हूं, यू नीड नॉट टू वरी, कोई टेंशन नहीं लेना है। हम लोग सेक्शंस पे भी फोकस करेंगे, सेक्शन के नाम पे भी फोकस करेंगे, एंड जो सेक्शन के अंदर का जो कंटेंट होता है उस कंटेंट पे तो हम लोग स्पेसिफिकली जो है वो फोकस करने वाले हैं। तो अभी देखो ना, टोटल मिला के 8 सेक्शन हो गए। इन 8 सेक्शन को एक बार हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं, एंड देन रिवाइज करने के बाद इसको पैकअप कर देंगे, लॉक कर देंगे, एंड देन उसके बाद में हम लोग आगे दूसरे जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। तो एक बार लास्ट बार हो जाए यार, जैसे जयकारा लगाते हैं ना, बोलो शेरावाली माता की जय, वैसे ही हम लोग यहां पर एक बार फटाफट से सारे के सारे सेक्शन को दोहरा देते हैं, फिर हम लोग एक एक कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे और उस एक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर पूरा कंप्लीट करेंगे। सेक्शन नंबर 256 मेमोरेंडम की बात करता है। सेक्शन नंबर 4 मेमोरेंडम के अंदर कंटेंट क्या होंगे, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, कौन कौन से क्लॉजेस होंगे उसके बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 4 के बाद जो सेक्शन नंबर 13 होता है वो बोलता है कि यार मेमोरेंडम के जो भी कंटेंट थे उस कंटेंट में यदि आपको कोई परिवर्तन करना है, कोई बदलाव करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई चेंजेस करना है, तो उन चेंजेस को हम लोग कैसे करेंगे वो कौन बोलता है, हमको सेक्शन नंबर 13 बोलता है। एंड जब तुम लोग सेक्शन नंबर 4 में बने हुए मेमोरेंडम को चेंजेस करोगे अंडर सेक्शन नंबर 13, तो आपको वहां पर सेक्शन नंबर 15 और सेक्शन नंबर 17 का भी क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा। एंड रही बात इधर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 5 में, एंड वही सस्ते नशे वाली डेफिनेशन कि आर्टिकल मींस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी व्हिच कैन बी ऑल्टर टाइम टू टाइम बेसिस।
आप उसको टाइम टू टाइम बेसिस पे क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो। देन कंटेंट क्या होंगे आर्टिकल के अंदर, ये हमको मिलता है सेक्शन नंबर 5 में। जो सेक्शन नंबर 5 में हम लोगों ने आर्टिकल बनाया था उसमें परिवर्तन, बदलाव, चेंजेस, मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे वो हमको मिलेगा सेक्शन नंबर 14 में। तो जब सेक्शन नंबर 14 में हम लोग कोई ऑल्ट्रेशन करेंगे इन मेमोरेंडम, तो आपको सेक्शन नंबर 15 एंड 17 का क्या करना होगा, वहां पे कंप्लायंस करना होगा। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं इतनी बार जब मैं ये सेक्शन रिवाइज कर चुका हूं, रिपीट कर चुका हूं, अगेन एंड अगेन आप लोगों के सामने बोल चुका हूं, तो दोस्तों आपको ये सेक्शन जो है वो विथ नेम एंड उसके नंबर भी याद हो चुके होंगे। एंड भाई यदि स्टिल अभी भी आपको ऐसा लगता है कि ये सेक्शन मुझे याद नहीं हो पा रहे, तो कोई बात नहीं ना, इतनी टेंशन थोड़ी लेना है यार। अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, न जाने कितने लेक्चर्स ले लेगा। क्या बात कर रहे हो, कितने लेक्चर ले लेगा मतलब? अरे भाई अप्रोक्सीमेटली 7, 8, 10 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, और आराम से पढ़ेंगे। हर दिन इन सेक्शनों से हमारा पाला पड़ने वाला है, तो आपको किसी भी टाइप की कोई भी टेंशन नहीं लेना है। चलो अब कुछ नई बात करते हैं, अब कुछ नया डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग पहले कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं थोड़े से, देन हम लोग हमारी जो वर्कबुक है, जो आप लोगों को मैंने स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया है, उस स्टडी मटेरियल वर्कबुक को भी हम लोग यहां पर यूज करेंगे। पर उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ में यहां पर करना है। बोले ओके नो प्रॉब्लम मालिक। देखो क्या बात करी हम लोगों ने यहां पर, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, ओके। एंड ये जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी है, इसमें बेसिकली 2 डॉक्यूमेंट्स आते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है आपका एमओए और एक होता है आपका एओए। एमओए का फुल फॉर्म, माओ का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आओ का फुल फॉर्म आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब सुनते जाना ध्यान से, अब कुछ नई चीज आएगी आप लोगों के पास में। यू नो व्हाट, क्या आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, इट इज अ एक्सटर्नल ऑब्लिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, इट इज अ एक्सटर्नल ऑब्लिक पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। एंड यदि मैं बात करूं एओए की, तो इट इज अ इंटरनल ऑब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वाला डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो देखो ना, अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम लोग। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से, भाई मैं सिंपली एक पर्टिकुलर इंटेंशन को डिफाइन करना चाहता हूं, और वो इंटेंशन ये भाई कि जो कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है ना, इट इज अ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट, वो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। एंड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना, इट इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट, मतलब वो केवल और केवल ऑर्गेनाइजेशन में रहता है, ठीक है। अभी पहले पूरा मुझे फ्लो चार्ट बना लेने दो, उसके बाद मैं आपको नोट डाउन करने का भी टाइम दूंगा भाई। एंड यदि आपको ऐसा लगता है कि टाइम बचाते हुए हम लोगों को चलना है, तो सिंपली पहले पूरा चार्ट बना लेने दो, लेक्चर को 2 मिनट के लिए पॉज करना, एंड देन सारी चीजें आप लोग यहां पर नोट डाउन कर लेना। तो अभी पहले कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो भाई। यस आई नो कि आप लोगों ने अभी तक नोटबुक बना ली होगी, एंड नोटबुक वगैरह बना भी लिए, तो मैं आपको नोट करने का भी प्रॉपर टाइम देने वाला हूं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटर्नल या पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि बिफोर एंटरिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट विथ कंपनी, आउटसाइडर शैल हैव टू रेफर MOA ऑफ द कंपनी, MOA ऑफ द कंपनी। उनको क्या रेफर करना पड़ेगा? MOA ऑफ द कंपनी। मतलब यदि मान लीजिए कि भाई एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, उस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के साथ यदि मैं किसी भी बिजनेस नेक्सस के लिए उनके साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा हूं, या मैं उनको कोई रॉ मटेरियल वगैरह सप्लाई करना चाहता हूं, या मैं रिलायंस इंडस्ट्री को डेट देना चाहता हूं, पैसा देना चाहता हूं, उसमें पैसा लगाना चाहता हूं, बाय वे ऑफ शेयर होल्डर नहीं, बाय वे ऑफ डेट, मैं उनको लोन देना चाहता हूं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तो भाई जब भी मैं कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो रहा हूं ना उस कंपनी के साथ, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे उस कंपनी के मेमोरेंडम को क्या करना होगा, पूरी की पूरी तरीके से रीड करना होगा। यदि मैंने उस कंपनी के मेमोरेंडम को पूरा प्रॉपर्ली रीड नहीं किया और कुछ ऐसा काम कर दिया जो कि बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी है, मतलब कंपनी ऐसा कर ही नहीं सकती थी, और यदि मैं कंपनी के साथ, कंपनी के डायरेक्टर के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए एंटर्ड हो गया, तो भाई मैंने अपने आप के ऊपर उड़ते हुए तीर चारों तरफ से ले लिए हैं। और अब कंपनी के एंगल से वो वॉइड एब इनिशियो होगा, और मेरे एंगल से आई हैव नो राइट टू रिकवर माई मनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, बिकॉज वो कंपनी के पावर के बियॉन्ड है।
जिसको एक डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, और वो डॉक्ट्रिन आप लोग कहीं ना कहीं EET में पढ़ चुके थे, बट अभी मैं उसका नाम इस लेक्चर में डिस्क्लोज नहीं करूंगा। बट यस, आई नो काफी सारे बच्चों को वो डॉक्ट्रिन का नेम जो है वो याद आ गया होगा। जहां पर तुम लोगों ने ना एक केस लॉ पढ़ा होगा, उस केस लॉ का नाम है अशबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचेस। बर्लिन का केस लॉ था वो। जिन बच्चों को याद हो गया होगा, थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों को वो याद आ गया, और जिनको याद नहीं आया कोई बात नहीं, भाई है तुम्हारा भाई है। अभी आएगा नेक्स्ट लेक्चर में जब तुम लोगों को बताएगा कि कैसे वो डॉक्ट्रिन है, क्या क्या उन डॉक्ट्रिन का नेम है और कैसे वो डॉक्ट्रिन अप्लाई होता है। सारी चीजें हम लोग उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, यस, फाइन। बट ऑन अदर हैंड, यदि मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करूं ना, एंड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी है, ये हमको बताता है, हमको मतलब कंपनी को बताता है क्या, कि हाउ कंपनी विल मैनेज एंड व्हाट इज द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी। सो फाइनली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये बात करता है कि कंपनी गवर्न कैसे होगी, कंपनी इंटरनली फंक्शन कैसे करेगी, एंड कंपनी में किस पर्टिकुलर पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सारी चीजें हम लोगों को कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यदि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे भाई, चाहे वो मेमोरेंडम हो या चाहे वो आर्टिकल हो, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कहलाए जाते हैं। क्योंकि मेमोरेंडम जब भी कोई बाहर वाला कंपनी के साथ कोई रिश्ते बनाने, मतलब समझो भाई, रिश्ते बनाने मतलब कोई अपने को शादी नहीं करनी है किसी के साथ में, कोई रिश्ते बनाने आएगा मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होगा, तो उस समय सबसे पहले वो क्या पड़ेगा, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पड़ेगा। एंड देन कंपनी को इंटरनली कैसे फंक्शन करना है, कंपनी के किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्या क्या रोल्स उनको दिए गए हैं, क्या क्या ड्यूटीज उनको डेलीगेट की गई है, उन सारी चीजों की बातें हमको कहां से पता लगती है मेरे भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से पता लगती है। तो देखो, अब जो नेक्स्ट डिस्कशन में आप लोगों के साथ करूंगा ना, पहले उसका ना एक सिनेरियो बना लेते हैं अपन लोग। सिनेरियो क्या ही बनाए यार, आप लोगों को पता है? अरे पता है रे, क्या पता है? बोले सर सेक्शन नंबर 256 में लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम क्या होता है। रेड विथ सेक्शन नंबर 4 जिसमें कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम को मेंशन किया गया है। यदि उस कंटेंट में चेंजेस करना है तो उस चेंजेस को सेक्शन नंबर 13 में मेंशन किया गया है। ऑन अदर हैंड, यदि हम लोग आर्टिकल की बात करें तो मेरे भाई आर्टिकल को डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 25 में। रेड विथ सेक्शन नंबर 5 जिसमें कंटेंट टू द आर्टिकल या कंटेंट ऑफ आर्टिकल के बारे में बात की गई है मेरे भाई। और यदि इसके पैरेलली बात करूं सेक्शन नंबर 14 जो कि बात करता है कि जो कंटेंट तुमने मेंशन किए थे सेक्शन नंबर 5 में, उसमें चेंजेस कैसे किए जाएंगे, उसके बारे में जो है वो डील करता है। अभी 15 और 17 को हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। सो मेरे भाई समझो ना यार एक बात को, हम लोग बोल रहे हैं कि सेक्शन नंबर 13 एंड 14 में हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे जो कंटेंट हम लोगों ने सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में मेंशन किया हुआ है। लेकिन चेंजेस करेंगे कब से, किस डेट से अप्लाई होगा, मैं आप लोगों के साथ में वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आपको समझना पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूं कि सेक्शन नंबर 4 एंड 5 में क्या है, कंटेंट टू दी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल मेंशन किए हुए हम लोगों ने। बट दोस्तों उस कंटेंट में हम लोग जो चेंजेस करेंगे वो चेंजेस करते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 13 एंड 14 के अकॉर्डिंग। बट जो चेंजेस करेंगे वो कब से एप्लीकेबल होंगे वो अभी हम लोगों को यहां पर समझना है। एंड इसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने मेरे भाइयों 2 टेक्निकल वर्ड यूज करूंगा। एंड वो जो 2 टेक्निकल वर्ड है उसकी झलक सबसे अलग होगी, और वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूं कि उसकी झलक कैसी होने वाली है। तो यदि मैं बात करूं वो 2 टेक्निकल वर्ड, उसमें सबसे पहला टेक्निकल वर्ड आता है आप लोगों के सामने रेट्रोस्पेक्टिव। मेरे ख्याल से काफी सारे स्टूडेंट्स, मेरे देश के जवानों और जवानियों ने ये वर्ड ऑलरेडी सुन के रखा होगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। एंड ऑन अदर हैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर वर्ड, तो वो अनदर वर्ड जो होगा वो होगा प्रोस्पेक्टिव। तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले, ये देखो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव, इन दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों वर्ड्स में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये अभी हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, एंड बेसिकली क्यों हम इस वर्ड को यहां पर यूज कर रहे हैं, क्यों हम लोग यहां पर इसका जिक्र कर रहे हैं, ये चीज हमको यहां पर समझनी पड़ेगी। तो देखो यदि हम लोग बात करें रेट्रोस्पेक्टिव,
रेट्रोस्पेक्टिव का मैं आप लोगों को डिक्शनरी मीनिंग भी बता सकता हूं। एंड यदि लॉजिकली मैं बात करूं, मतलब अपन लोग इन जनरल टर्म्स, यदि हम लोग हमारे कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन के अकॉर्डिंग यहां पर समझने की कोशिश करें मेरे भाई, तो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि आज यदि मैं कोई बात कर रहा हूं ना, तो उस बात का इफेक्ट पास्ट से, पीछे से, फ्रॉम द बैक, तब से उसका इफेक्ट आएगा। उसको मैं क्या बोलता हूं यहां पर लॉ की लैंग्वेज में? रेट्रोस्पेक्टिव बोलता हूं। एंड यदि प्रोस्पेक्टिव की बात करूं ना, प्रोस्पेक्टिव, तो प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि मैं जिस समय बात कर रहा हूं उस समय से लेके मेरे भाई वो आगे तक के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। और सिंप्लीफाइड मैनर में यदि मैं तुम लोगों को यहां पर एलिब्रेट करूं, एक्सप्लेन करूं, तो रेट्रोस्पेक्टिव, मान लीजिए मैं आज यहां खड़ा हूं, देखो हम लोग ऐसे समझते हैं मूवमेंट भाई। आज यदि मान लीजिए मैं यहां खड़े रह के आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा पास्ट और ये मेरा होगा फ्यूचर, करेक्ट है? मतलब फिर से समझो, आज यदि मैं यहां पे खड़े रह के तुम लोगों से कोई बात कर रहा हूं, तो इधर मेरा हो गया पास्ट एंड इधर हो जाता है मेरा फ्यूचर। तो आज जब मैं यहां पे खड़े रह के कोई बात कर रहा हूं और उसका इफेक्ट पास्ट में भी आएगा, मतलब पास्ट से उसका इफेक्ट आएगा, पास्ट से वो चीज एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब जो टाइम बीत चुका है, जो समय जा चुका है, उस समय में भी हम लोग आज जो बात कर रहे हैं उसको हम लोग वहां से पीछे की डेट से, बैक डेट से यदि एप्लीकेबल करेंगे, तो इस इफेक्ट को हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं मालिक। एंड ये आज खड़े रह के यदि मैं आज और आज से आगे की बात कर रहा हूं, तो इसको मैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट बोलूंगा। तो अब जब इतनी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ चुके हैं, एंड आई होप कि आप इसको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाले। जब भी तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यू नीड नॉट टू वरी, कोई टेंशन नहीं लेना। जस्ट अपने हाथ को ऐसा करना और बोल देना कि जब लेफ्ट हैंड वाला पीछे हाथ जा रहा है तो वो रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, एंड जब राइट हैंड हमारा आगे जा रहा है तो वो क्या हो गया? आपका प्रोस्पेक्टिव हो गया। ठीक है, वाह मालिक वाह, मजे आ गया। क्या बात बताई आपने। चलो, ये रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग बताना इज नॉट माय पर्पस। मेरा जो बेसिक पर्पस था भाई, वो केवल और केवल आपको इसका मीनिंग बताना नहीं था। डिक्शनरी से निकाल लेते या इसका मीनिंग आप कहीं से भी निकाल लेते, लेकिन यू नो व्हाट, मेरे पास में दो ऐसे चार्टर डॉक्यूमेंट्स है जिसमें से एक को मैं रिट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर कर सकता हूं एंड दूसरे को मैं रिट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर कभी नहीं कर सकता हूं। मतलब मैं उसको केवल और केवल प्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर करूंगा। तो अब यहां पे हमको विथ लॉजिक समझना है। यदि मुझे तुम लोगों को रटाना होता ना, यदि मुझे तुम लोगों को रट्टू तोता बनाना है ना भाई, तो मेरे लिए केवल और केवल 1 मिनट का काम है। मैं 1 मिनट में तुमको जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट रटा दूंगा एंड यू वर लाइक, क्या बात है यार सर, सुपर्ब, आउटस्टैंडिंग, फिनोमिनल, क्या गुरुजी मिले हमको, क्या मास्टर मिले। बट धोखा ही आप लोगों के साथ। लॉजिकली समझना पड़ेगा आप लोगों को कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसको हम लोग रिट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर कर सकते हैं मेरे भाई, और कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट्स होगा जिसको हम लोग प्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर करेंगे। तो समझो, मैं वापस से आपको प्रीवियस शीट पे ले जाता हूं, इस वाली शीट पे ले जाता हूं। और जब मैं तुम लोगों को इस वाली शीट पे ले जाता हूं ना, तो यहां पे तुम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? देखो देखो देखो, एमओए को देखो, एमओए को क्या देख पा रहे हो आप लोग स्क्रीन पे? मेमोरेंडम को, मेमोरेंडम के लिए मैंने क्या लिखा है मेरे भाई? इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पब्लिक इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके कंपनी के साथ बंधन में बनती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है। एन आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। एक बात बताओ ना, इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स कौन सा है? बोले ऑब्वियसली मेमोरेंडम है। व्हाई? बिकॉज मेमोरेंडम को पब्लिक यूज करती है। एंड लेस सेंसिटिव, अंडर द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंपनी, कौन सा डॉक्यूमेंट है यहां पर? आर्टिकल है। अब आप समझो ना, यदि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, इंटरनली ही, यदि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर कर दिया, और कब से ऑल्टर किया? रिट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर कर दिया। मतलब आज चलो हम लोग एक कोई डमी डेट ले लेते हैं भाई। आज की डेट मान लीजिए हमारे कृष्णकांत भाई ने बोली कि आज की डेट ले लो सर आप 15 नवंबर। मान लीजिए 15th ऑफ नवंबर, आज खड़ा हूं यहां पे 15th ऑफ नवंबर, और मैंने मेमोरेंडम में कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज था, उस पर्टिकुलर क्लॉज में चेंजेस कर दिए, आज चेंज किए, लेकिन उसका इफेक्ट कब से डाल रहा हूं मैं? रिट्रोस्पेक्टिवली डाल रहा हूं कि 15 नवंबर पे खड़े होकर मैं ये बोल रहा हूं कि फ्रॉम द 1st ऑफ नवंबर कंपनी जो है ना, कंपनी के डायरेक्टर जो है ना, वो अब बोरोइंग कर सकते हैं 100 करोड़ रुपए की। अभी आज
हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उनकी बोरोइंग पावर कितनी लिख के रखी हुई है? से फॉर एग्जांपल उनकी बोरोइंग पावर लिख के रखी है 150 करोड़ की, लेकिन आपने क्या किया, आज खड़े होकर उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डाल दिया। और कब से डाल रहे हो? 15 नवंबर को खड़े होकर आप उसमें 1 नवंबर का इफेक्ट डाल रहे हो और बोल रहे हो कि 1 नवंबर से कंपनी के जो डायरेक्टर है वो इंस्टेड ऑफ 150 करोड़ केवल और केवल कितनी बोरोइंग कर सकते हैं मेरे भाई? 100 करोड़ की बोरोइंग कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, ये 15 नवंबर से आज आपने अमेंडमेंट किया और इस ये एप्लीकेबल कब से कर रहे हो? 1 नवंबर से कर रहे हो। इस 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच यदि किसी आउटसाइडर ने कंपनी के मेमोरेंडम को देख के उस डायरेक्टर के थ्रू यदि कंपनी को लोन दे दिया होगा और वो लोन दे दिया होगा मालिक 100 सीआर से ज्यादा, से फॉर एग्जांपल 150 सीआर का लोन दे दिया, क्योंकि 150 सीआर की मैक्सिमम पावर थी, 150 सीआर का क्या दे दिया? लोन दे दिया। और आपने आज ये जो अमेंडमेंट किया है, आज जो ऑल्ट्रेशन किया है, आज जो चेंजेस किए हैं, उस चेंजेस में आपने क्या बोल दिया कि 1 नवंबर से केवल और केवल 100 सीआर ही ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ 150 सीआर। तो भाई एक बात बताओ ना, क्या ये गलत हुआ या नहीं हुआ? बोले बिल्कुल गलत हो गया, ऑब्वियसली ये गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? बिकॉज पब्लिक ने, आउटसाइडर ने क्या देखा था? आपके मेमोरेंडम को देख के वो कंपनी के साथ बंधन में बंध गई थी और ये मानते हुए कि मैं जो कर रहा हूं वो एज पर दी प्रोविजन ऑफ मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम की पावर के विद इन है। तो यार क्या ये गलत होगा या नहीं होगा? मतलब आउटसाइडर ने कंपनी के मेमोरेंडम को देखकर 150 सीआर की लिमिट थी तभी कंपनी के डायरेक्टर को कंपनी के बिहाफ पे लोन दिया, लेकिन आप ऐसे रिट्रोस्पेक्टिवली अमेंडमेंट कर रहे हो। आप आज की डेट पे जो अमेंडमेंट कर रहे हो उसको पीछे की डेट से आप एप्लीकेबल करना चाह रहे हो। भाई क्या ये गलत होगा या नहीं होगा? एब्सोल्युटली गलत होगा। तो समझो ना यार, मेमोरेंडम जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम क्रूशियल एंड सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके बिहाफ पे कोई आउटसाइडर जो है वो कंपनी के साथ बंधन में बंधने के लिए तैयार होता है। तो मेरे भाई एक चीज को अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो कि कंपनी का जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है ना, इट इज अ मेन डॉक्यूमेंट एंड आप कभी भी इसको रिट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर नहीं कर सकते हो। तो बोले मालिक रिट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर नहीं कर सकते तो फिर कैसे करेंगे? ऑब्वियसली प्रोस्पेक्टिव ऑल्टर करोगे। प्रोस्पेक्टिव ऑल्टर करने का मतलब क्या? आज 15 नवंबर पे खड़े रह के यदि मैं सेक्शन नंबर 13 एप्लीकेबल कर रहा हूं हमारे मेमोरेंडम में, मतलब कोई मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, कोई चेंजेस कर रहा हूं, तो वो चेंजेस आज से लेके फर्दर आने वाली जो भी डेट्स रहेगी टिल द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन, टिल द नेक्स्ट चेंजेस, तब तक के लिए यहां पर वो जो पर्टिकुलर प्रोविजन है जिसको मैं आज चेंज कर रहा हूं वो वहां पर एप्लीकेबल होंगे। तो रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव के बीच में डिफरेंस समझ लो भाई। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है हम लोग पीछे से कोई चेंजेस कर रहे हैं, पीछे से कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं, बैक डेट से कोई अमेंडमेंट कर रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आज से खड़े रह के आज और आज के बाद के लिए कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर अमेंडमेंट्स करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव कभी भी नेवर एवर कभी भी आप लोग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रेट्रोस्पेक्टिवली ऑल्टर नहीं कर सकते हो। बट रही बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट्स। हाउ कंपनी विल गवर्न, कंपनी कैसे गवर्न होगी यह कंपनी को डिसाइड करना है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, कंपनी के मैनेजर की, कंपनी के ऑफिसर्स की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो इंटरनली उनको पता होती है। एंड यदि मान लीजिए आज हम लोग 15 नवंबर पे खड़े हैं एंड हम लोग रिट्रोस्पेक्टिव उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इट इज इंटरनल मैटर्स ऑफ द कंपनी, इट इज इंटरनल अफेयर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के अंदर की बात है। तो कंपनी इसमें चाहे तो आज 15 नवंबर पे खड़े होके उस 1 नवंबर से भी क्या कर सकती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट्रोस्पेक्टिव अल्ट्रेशन, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट कर सकती है। तो आज के बाद यदि दुनिया में आपसे कोई भी पूछे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में अल्ट्रेशन करना है मेरे भाई, तो क्या प्रोविजन है, पूरा लॉजिक तब तक मत बताना जब तक वो पैसे ना दे, फीस ना दे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। समझ रहे हो ना बात को? भाई वी आर दी प्रोफेशनल एंड अभी से ऐसा बिहेव करना स्टार्ट कर दो। किसी को भी पूरी बात नहीं बताना, ये चीज लाइफ में ध्यान रखना भाई। किसी को भी पूरी बात नहीं बताना अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो अपनी कद्र ना करे, जब तक वो अपने बारे में जानने के लिए इच्छुक ना हो ना, तब तक भाई बड़ बोले नहीं बनना। अदरवाइज हम लोगों की हैबिट होती है, कोई हमसे पूछता है कि कोई भी मतलब कोई भी पर्टिकुलर बात पूछ लेगा कि भाई तेरे को पता है क्या, तो अपन को जो बात पता होगी अपन तो वो भी बता देंगे और जो नहीं पता होती है वो भी बात पूरी बता देते हैं। भाई प्रोफेशनल बनना स्टार्ट करो।
फ्यूचर में जब कंपनी सेक्रेटरी बन जाओगे तो क्लाइंट जितना पूछ रहा है उससे भले 1-2 पॉइंट आप उसको कम बताओ। यदि आपने पूरा बता दिया तो बोलेगा बड़ा सस्ता कंपनी सेक्रेटरी है, 500,000 रुपए फीस लेता है, 5,000 रुपए की बात बोल जाता है, भाई क्या बात है। तो यदि आपको अच्छा प्रोफेशनल बनना है, लाइफ में खूब सारे पैसे भी कमाना है भाई, तो कभी भी किसी को पूरी बात मत बताओ। हाँ, लेकिन यदि किसी ने आपको पूरे पैसे दे दिए भाई यदि आपको किसी ने पूरे पैसे दे दिए ना तो फिर उसको पूरी बात बतानी पड़ेगी। फिर ऐसा मत करना, नहीं 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 हमको सर ने बोला था किसी को भी पूरी बात ना बताओ, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो यदि आज से आगे अब आपसे कोई भी पूछे कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, उसको बोलना भाई बिल्कुल कर सकते हो आप सेक्शन नंबर 13 एंड 14 के अकॉर्डिंग। वो बोलेगा ओके, तो उसको भी बोल देना थैंक यू सो मच। लेकिन वो बोलेगा कैसे, फिर उसको यहां पर एक ज्ञान गणित बताना कि रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। बोले ओके सर ठीक है, आप जैसा बोलो मालिक, आपके आगे हम लोग नहीं जा सकते। मैंने बोला चलो ओके फाइन। तो अब हम लोग दोस्तों मूव करेंगे डायरेक्टली हमारे कंटेंट पे। एंड कंटेंट में सबसे फर्स्ट कंटेंट जो पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले कंटेंट टू द मेमोरेंडम। तो देखो अब पहले मैं कुछ लिखूंगा एंड देन आपको ही मेरे साथ साथ नोट डाउन करना है। एंड देन जब मैं नोट डाउन कर लूंगा उसके बाद में हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे एंड हमारे नोट्स को भी रेफर करने वाले हैं। तो चलो आ जाओ मेरे साथ साथ। कंटेंट ऑफ एमओए। एमओए का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन नंबर 4। एंड अभी यदि मैं सेक्शन नंबर 4 में कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम या कंटेंट टू द मेमोरेंडम की बात करूं तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए एमओए देयर इज अ 6 क्लॉज। देयर इज अ 6 क्लॉज और मैं 6 क्लॉज के यहां पर क्या बना देता हूं मेरे भाई, एक स्टार बना देता हूं और स्टार बना के उसके ब्रैकेट में लिख देता हूं ओपीसी। ठीक है, मतलब ऐसा स्टार आपको पहली बार मिलेगा भाई कि स्टार भी बना दिया और स्टार के ब्रैकेट में क्या लिख दिया भाई ने, ओपीसी लिख दिया है। देखेंगे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। इन मेमोरेंडम देयर इज अ 6 क्लॉज, 6 क्लॉज होते हैं, 6 क्लॉज। ओके सर कौन कौन से 6 क्लॉज होते हैं बताता हूं भाई। पहला होता है नेम क्लॉज, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, तीसरा होता है सिचुएशन ऑब्लिक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, चौथा होता है कैपिटल क्लॉज, पांचवा होता है लाइबिलिटी, पूरा ही लिख देता हूं ना भाई, लाइबिलिटी क्लॉज, एंड सिक्स्थ एक और क्लॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन और एसोसिएशन क्लॉज करेक्ट है। तो भाई यदि हम लोग बात करें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देयर इज अ 6 क्लॉजेस, ये 6 क्लॉज होते हैं। कौन कौन से 6 क्लॉज होते हैं? नेम क्लॉज होता है, फिर उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, फिर उसके बाद में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, देन उसके बाद में आपका कैपिटल, लायबिलिटी एंड लास्ट में एक क्लॉज होता है सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज होता है। तो अब सेक्शन नंबर 4 केवल और केवल ये नाम नहीं बताता है, इनके अंदर क्या क्या कंटेंट आएंगे वो सारे के सारे कंटेंट के बारे में भी हम लोगों को यहां पर वो बताता है। तो मैं आपसे बहुत डिटेल में बात करूंगा इसके लिए, लेकिन इसके लिए आई हैव टू रेफर क्या नोट्स, हम लोग नोट्स को रेफर करेंगे, डोंट वरी। अब मैं बात करता हूं ये स्टार की, जिसपे स्टार मार्क था, वो स्टार मार्क्ड क्या सिचुएशन है, क्यों मैंने स्टार मार्क करके रखा हुआ था 6 क्लॉज के ऊपर। अब समझना भाई, ओपीसी जो है ना, ओपीसी एंट्रेंस एग्जाम में पढ़ा हुआ है भाई, सीसेट में पढ़ा हुआ है कि ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी। देखो हमारे कृष्ण भगवान भी बता देंगे क्या होता है भाई ओपीसी का फुल फॉर्म, 1 पर्सन कंपनी। और 1 पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी वेयर 1 पर्सन इज एन मेंबर। वो अकेला 1 पर्सन ही क्या रहता है वहां पे, मेंबर होता है। उस कंपनी को हम लोग कौन सी कंपनी बोल देते हैं, 1 पर्सन कंपनी बोलते हैं। अब ये जो 1 पर्सन कंपनी है ना, इस 1 पर्सन कंपनी में क्या होता है पता है क्या, एक ही पर्सन एज एन मेंबर है। कल में भगवान ना करे ऐसा कुछ हो भाई, लेकिन यदि उस 1 पर्सन की डेथ हो गई, राम नाम सत्य हो गया, भगवान को प्यारा हो गया, भगवान का राज दुलारा हो गया, तो उस केस में जहां पर आप लोग बोलते थे कि कंपनी वर्ड जो है वो कम प्लस पेनिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है कम टुगेदर फॉर ब्रेड। अरे भाई डबल में जब एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ पढ़ा था, वहां पे पहली लाइन में ये लैटिन वर्ड लिखा हुआ था ना कि कंपनी वर्ड जो है वो एक लैटिन वर्ड कम प्लस पेनिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, कम टुगेदर फॉर ब्रेड, रोजी रोटी की जुगाड़ करने के लिए लोगों का साथ में आना। अब भाई वो जो एक पर्सन राम नाम सत्य हो गया उसका, तो क्या वो कंपनी
अपने परपेचुअल सक्सेशन को कैरी ऑन कर पाएगी क्या? बोले ना जी ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगी सर। अब जब वो अपने परपेचुअल सक्सेशन को कैरी ऑन ही नहीं कर पाएगी तो क्या जो बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी है क्या वो हर्ट होंगे या नहीं होंगे? बोले ऑब्वियसली होंगे। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको बचाने के लिए यदि हम लोग 1% कंपनी बना रहे हैं तो मेरे देश के जवानों और जवानियों, उस 1% कंपनी में हम लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा एक नॉमिनी। नॉमिनी मतलब क्या? उसके पेट में एक भिड़ू रखना पड़ेगा हम लोगों को। यदि मान लीजिए मेंबर की डेथ हो गई तो ऑटोमेटिकली वो नॉमिनी जो है वो नॉमिनी क्या बन जाएगा? वहां पर कंपनी का मेंबर बन जाएगा। तो मेरे देश के जवानों, यहां पर ओपीसी के केस में यदि हम लोग मेमोरेंडम ड्राफ्ट करेंगे तो एक और एडिशनल क्लॉज लाना पड़ेगा, और वो एडिशनल क्लॉज कौन सा होगा? यहां पर नॉमिनी क्लॉज होगा। तो कंक्लूजन क्या है? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है मेरे देश के जवानों और जवानियों कि फॉर अदर कंपनीज मेमोरेंडम में 6 क्लॉजेस होंगे, बट इन केस ऑफ ओपीसी वहां पर एक एडिशनल क्लॉज होगा। वो कौन सा क्लॉज होगा कृष्ण भाई? नॉमिनी क्लॉज होगा। तो टोटल मिला के ओपीसी के केस में कितने क्लॉज होंगे? 6 की जगह पे 7 क्लॉज होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। यस सर, हम आपकी बात को समझ रहे हैं। आप क्या कॉन्सेप्ट डिलीवर करना चाहते हो हम उसको भी यहां पर गहनता से अध्ययन कर रहे हैं। मैंने बोला वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 5 की, रफली बात करेंगे। सर आप ये जो हैंड रिटन नोट्स जो लिखते हो क्या ये हमको भी मिलेंगे क्या? यस ऑब्वियसली मिल जाएंगे भाई, देयर इज नथिंग स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है यहाँ पे, मिल जाएंगे आप लोगों को भी ये नोट्स। बोले ओके सर, थैंक यू सो मच सर। चलो आगे देखो आप, सेक्शन नंबर 4 हमने देख लिया। ये सेक्शन नंबर 4 था कंटेंट ऑफ एमओए। अब हम लोग बात करेंगे कंटेंट ऑफ एओए, और एक कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन नंबर 5 होगा। ये कौन सा सेक्शन होगा? सेक्शन नंबर 5 होगा। एंड जो कंटेंट ऑफ एओए है सेक्शन नंबर 5 है, इस सेक्शन नंबर 5 में भी एओए में क्या होंगे भाई? एओए में होंगे आपके पॉइंट्स, या यू कैन से अगेन बोल दो यहां पर होगा क्लॉज। ओके, यहां पर भी क्या होंगे? डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, डिफरेंट क्या होगा? क्लॉजेस होगा। बट यहां पर भी एओए में क्या होंगे? क्लॉजेस होंगे। एंड जो एओए में क्लॉजेस होंगे या जो भी पॉइंट्स मेंशन होंगे, यू नो व्हाट, ये से सेटल्ड नहीं होंगे भाई। यहां पर कंपनी क्या कर सकती है? अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकती है? यहां पर पॉइंट्स को मेंशन कर सकती है। तो यहां पर मैं लिख दूंगा इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इट इज अ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी मेरे भाई। ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, कंपनी जैसे चाहे वैसे अपने अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकती है? मोल्ड कर सकती है। ठीक है, चलो अब एक बार हम लोग फटाफट से हमारी जो नोट्स है उस नोट्स के ऊपर आते हैं, और उस नोट्स में से हम लोगों ने काफी सारी चीजें यहां पर कवर कर ली है। इन सारी चीजों को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो मेरे भाइयों, हम लोग यहां पर नोट्स में आते हैं और देखते हैं क्या मसाला मिलता है हम लोगों को यहां पर। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, अब मैं यहां पर हाईलाइट करूंगा, वो पर्टिकुलर पोर्शन भी यहां पर आपको हाईलाइट करना है यदि तुम लोगों के पास में नोट्स आ चुके हैं, और नहीं आएंगे तो भी कोई बात नहीं। जो इंपॉर्टेंट बात रहेगी वो मैं यहां पे साइड में नोट डाउन करते हुए चलूंगा, जिससे कि तुम लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, एंड जिस दिन नोट्स आएंगे उस दिन हाईलाइट भी कर लेना। ओके, चलो सर यदि बिना हाईलाइट करे हम लोग पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा क्या? अरे भाई कैसे भी पढ़ लो यार, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्या बोलता है ये। सबसे पहले द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी, एंड विदाउट दिस डॉक्यूमेंट्स नो कंपनी कैन बी फॉर्म्ड। सिंपल सी बात है भाई, ये बेसिक पिलर है। जैसे घर बनाने के लिए फाउंडेशन, वैसे ही कंपनी बनाने के लिए मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की जरूरत होती है। इसके बिना यू कैन नॉट इमेजिन, यू कैन नॉट स्ट्रक्चर, यू कैन नॉट बिल्ड योर कंपनी। नहीं कर सकते हो, मतलब नहीं कर सकते हो। आगे क्या बोलता है भाई, ये ध्यान से देखिएगा। दिस आर 2 documents are the most important documents during the formation of the company and its functioning thereafter। अच्छा, मतलब जिस समय इनकॉर्पोरेट करते हैं उस समय बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगी वो बात कहां पे लिखी होती है मेरे भाई? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में लिखी होती है। आगे इन्होंने बोला है द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स, क्या क्या कंटेन हुए इनके अंदर, क्या क्या मेंशन होता है इनके अंदर? मेंशन होता है नेम क्लॉज, सिचुएशन मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब करते क्या है, कैपिटल एंड लायबिलिटी क्लॉज। इसके साथ साथ यहां पर एक और क्लॉज लिखना है आपको,
जो कि होगा आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। कोई बात नहीं, सॉरी शक्तिमान। तो यहां पर ना एक और क्लॉज आना चाहिए, एंड वो क्लॉज है आप लोगों का एसोसिएशन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन या एसोसिएशन क्लॉज हम लोग यहां पर उसको बोल सकते हैं। एंड आगे देखो ना इन्होंने क्या बोला है, द आर्टिकल्स आर इट्स बायलॉज और रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द मैनेजमेंट एंड इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ द इट्स बिजनेस। कि भाई अंदर के अंदर कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी की क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के अंदर जो ऑफिसर है उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या ऑब्लिगेशन है, क्या क्या राइट है, वो सारी बातें हम लोगों को कहां पे पता लगती है, हम लोगों को पता लगती है कंपनी के आर्टिकल से। तो आओ सबसे पहले ये जो चैप्टर है मैं तुम लोगों को पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये चैप्टर हमारा 2 पार्ट में डिवाइडेड है। देखो यहां पर नाम से ही क्लियर है, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। क्या है दोस्तों इसका नाम, चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड इट्स ऑल्ट्रेशन। तो अभी हम लोग पार्ट ए में किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्टर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दिस इज योर पार्ट 1। एंड पार्ट 2 में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इट्स ऑल्ट्रेशन। मतलब सीधे सीधे शब्दों में एक बात बोलूं क्या, नहीं यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 4 एंड 5, एंड यहां पे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 13, 14, 15 एंड 17 के बारे में हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान रखना है। 2 पार्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर को। पहला चार्टर डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, उसके अंदर के कंटेंट क्या क्या होते हैं, देन उसके बाद हम लोग फर्दर पार्ट 2 में उसको ऑल्टर करने का पूरा की पूरा प्रोविजन जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 पे आते हैं, एंड पार्ट 1 का नाम एज यूजुअल चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। एज यूजुअल भाई, एज यूजुअल चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनीज। एंड देखो ना यहां पे क्या बोलता है, सबसे पहले चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ कंपनी, तो बोले 2 होते हैं, एक होता है आपका मेमोरेंडम एंड अनदर वन इज आर्टिकल। एक होता है मेमोरेंडम एंड अनदर वन इज आर्टिकल। उसके बाद यहां पे इन्होंने क्या बोला, ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन किया है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को डिफाइन करने के लिए क्या हम लोगों को कोई सेक्शन याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, वो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट याद है। और उस सेक्शन का नंबर क्या है, 2 क्लॉज 56। 2 क्लॉज 56। और यदि आज तक तुमने दुनिया में नशे नहीं किए हैं, मतलब सस्ते वाले नशे नहीं किए हैं, तो सस्ते नशे की सबसे पहली झलक मैं तुम लोगों को यहां पे दिखा देता हूं। यहां पर इन्होंने भले ही सेपरेटली एक सेक्शन मेंशन कर दिया है, सेक्शन नंबर 256 क्लॉज 256 भले ही मेंशन कर दिया है। हम लोगों को लग रहा था कि कुछ मेमोरेंडम की एकदम यूनिक एकदम नई डेफिनेशन पढ़ने के लिए मिलेगी, जैसी डेफिनेशन सर ने हमको बताई नहीं है, कुछ वैसी डेफिनेशन हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगी, लेकिन नहीं, इस बार आप गलत हो। आपको दोस्तों यहां पर ऐसी डेफिनेशन पढ़ने के लिए मिलेगी कि मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ, अरे यार, तो हम लोग यहां पर देखेंगे कि मेमोरेंडम का अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है, मेमोरेंडम की डेफिनेशन क्या होती है। तो आओ सस्ते नशे वाली डेफिनेशन सुनने के लिए तैयार हो जाओ। मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी which can be altered time to time basis under this law or under any other previous law। तो ये डेफिनेशन बताने के लिए इन लोगों ने क्या कर लिया था, पूरा की पूरा एक सेक्शन जो है वो खत्म कर दिया था। बोले मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी which can be altered time to time basis under this law or under any other previous law। तो ऐसी डेफिनेशन को 256 की इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरेंडम की डेफिनेशन। ओके, अब देखो फटाफट से यहां पर इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, एक बार हम लोग यहां पर देखने की कोशिश करते हैं। इस 256 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम मींस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसनेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ और ऑफ दिस एक्ट। सिंपल सी बात है। आगे इन्होंने बोला, ध्यान से देखिएगा आप, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच डिफाइंस एंड कन्फाइंस द पावर ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर सकती है, किस लेवल तक कर सकती है, किस एक्सटेंट तक कर सकती है, ये हमको कौन बताता है, नन अदर देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे इन्होंने बोला है कि भाई हमने बहुत डिफिकल्ट वर्ड में यदि आप लोगों को बोल दिया होगा तो गांव वालों समझने की कोशिश करो। एंड वेन एवर आई एम सेइंग यू, आई एम टेलिंग यू गांव वाला मतलब ऐसा मत समझना मैं आपको क्रिटिसाइज कर रहा हूं। ये हमारी जनरल टंग के भाई हम लोग पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में सब बोल देते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम यार, चलता है।
ठीक है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट्स फॉर अ कंपनी and it is the foundation on which the entire structure of the company is based। वही 4 पिलर भाई, घर बनाने से पहले जैसे फाउंडेशन बनाना पड़ता है, वैसे कंपनी बनाने से पहले कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल को बनाना पड़ता है। आगे देखो उन्होंने क्या बोला है, द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंट्स विच इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, विच इज अ विटल डॉक्यूमेंट्स and is one of the most essential prerequisite for incorporating a registered company under section या under this act। जब भी हम लोग कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करने जाएंगे उसका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, यहां पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। आगे पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5, ये कुछ पर्टिकुलर टेबल बताई गई है सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 6 में। ये टेबल का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले जब भी नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले मेमोरेंडम और आर्टिकल की टेबल के साथ स्टार्टिंग करूंगा। आप लोगों को ये ध्यान रखना है और इनफैक्ट मुझे याद भी दिलाना है कि जब भी मैं एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा तो उस लेक्चर में सबसे पहली स्टार्टिंग कहां से होगी, हमारी टेबल से होगी। ठीक है, ओके। तो पॉइंट नंबर 6 इन्होंने क्या बोला है, अ कंपनी शैल अडॉप्ट एनी ऑफ द मॉडल फॉर्म ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशन अबाउट अकॉर्डिंग टू द इट्स एप्लीकेबिलिटी। मतलब वो टेबल की बात कर रहा है, समझने की कोशिश करेंगे ये टेबल की क्या बात कर रहा है। एंड आगे इन्होंने बोला है जो मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि देयर इज अ 6 क्लॉजेस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहला क्लॉज नेम। सर ये नेम क्यों? आप लोगों ने गरबे के समय एक गाना सुना होगा, कौन सा गाना? अरे वही वाली बात थी ना भाई कि नाम पता लिख दे कभी याद मेरी आए तो चिट्ठी मुझे लिखना, ऐसा पता हो गया। तीसरा चिट्ठी लिखने का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो देखो ना ये सॉन्ग से लिंक कर गया भाई, क्या बोलता है, नाम पता लिख दे कभी याद मेरी आए तो चिट्ठी मुझे लिखना। तो पहली 3 चीजें हो गई, नेम हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस हो गया एंड ऑब्जेक्ट हो गया। नाम पता लिख दे कभी याद मेरी आए तो चिट्ठी मुझे लिखना, मतलब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हिट हो तो करना वो काम, अदरवाइज मत करना। तो वो ऑब्जेक्ट हिट हो इसलिए मैं प्री रिक्विजिट कर लेता हूं, पहले से तैयारी कर लेता हूं। क्या? नाम भी बता दो, पता भी बता दो, मतलब कंपनी का नेम क्लॉज, नाम क्या है, क्या नाम है। ठीक है, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कंपनी रहती कहां है, एंड तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके बाद मालिक, चौथा लाइबिलिटी, बताऊंगा कैसी लाइबिलिटी, पांचवा कैपिटल एंड छठा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये 6 क्लॉज होते हैं और यहां पर एक स्टार बना के ओपीसी के बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए कि ओपीसी में 7 क्लॉज होते हैं, एक होता है आप लोगों के पास में नॉमिनी क्लॉज। तो ये था हम लोगों का आज का पूरा की पूरा डिस्कशन, जिसमें मैंने आप लोगों को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के बारे में बहुत सारी बातें बताने की कोशिश करी थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो था वो था आपका रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट वाला, वो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और इसके आगे की बातें करेंगे। एंड यस आई नो मुझे टेबल वाली बात करना है, तो सबसे पहले नेक्स्ट लेक्चर के बिगिनिंग में मैं टेबल से ही स्टार्ट करूंगा एंड देन हम लोग फिर उस लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। सो अभी आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, सो बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, सी यू सून।